हेलो। हम लोगों ने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा और हीमोग्लोबिन के यूजेस क्या क्या होते हैं। अब मैंने कहा था हीमोग्लोबिन में 4 हीम यूनिट होती है, जिसको ऐसे दिखा सकते हैं हीम यूनिट 1, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो ग्लोबिन प्रोटीन के साथ अटैच्ड रहती है। एक हीम यूनिट को आप लोग कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा इसका साइज छोटा कर दूं तो अब ये क्लियरली दिखेगा। अब देखिए, ये है हमारे पास एक हीम यूनिट, ये यहाँ तक है पूरी, जिसके ऊपर H2 लगा हुआ है। फिर ये ऐसे कार्बोक्सिल लिंकेज से ग्लोबिन प्रोटीन के साथ जुड़ी रहती है। ऐसी ऐसी 3 यूनिट और होंगी, तो टोटल कितनी होगी हीमोग्लोबिन में? 4 हीम यूनिट होगी। फिर ऐसे ही हम लोगों ने हीमोग्लोबिन के बाद मायोग्लोबिन को देखा था और मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा था और मायोग्लोबिन के अब फंक्शंस देखने हम लोग को। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। हीमोग्लोबिन में 4 हीम यूनिट प्रेजेंट होती है, लेकिन मायोग्लोबिन एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन का ही हीम कंटेनिंग प्रोटीन है, या उसका ही छोटा मोनोमर है। ये देखो लिखा भी हुआ है, मायोग्लोबिन एक तरीके से मोनोमर है हीमोग्लोबिन का, जो कि ग्लोबिन चेन से अटैच्ड रहता है। और ऐसे जैसे हीमोग्लोबिन में होता था ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वैसे ही ऑक्सी मायोग्लोबिन होता है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था। अगर मैं इसको छोटे में दिखाऊं तो तब दिखेगा। ये रहा हमारा मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, बीच में आयरन प्रेजेंट रहता है, ऐसे पाइरोल रिंग। ये स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे आप लोगों को, शुरुआत से देखोगे तब समझ में आएगा। और फिर ये प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़े रहते हैं नीचे से, इस तरीके से प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़े रहेगा। और ये ग्रुप तो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे कौन से कहाँ पर को अटैच्ड है। ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बस थोड़ा सा ये CH3 तो होगा ही होगा। एक CH3 एक एक जगह छोड़ के CH3, हर पायरोल रिंग में एक एक CH3, एक इधर है, एक इधर है, दूसरे इधर, 4 होंगे ऐसे। फिर ऐसे CH2CO, CH2CO है एक बार, और फिर ऐसे हिस्टिडीन यूनिट है। तो ऐसे करके याद करोगे तो तब समझ में आएगा। अब हम लोगों को देखना है यूजेस ऑफ हीमोग्लोबिन, कि उसके क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट है, क्या क्या रोल है बायोलॉजिकल सिस्टम में। हीमोग्लोबिन की तरह ही जो ऑक्सीजन कैरियर होता है हीमोग्लोबिन, फिर उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन जब कैप्चर हो जाती है हीमोग्लोबिन के बाद एक पर्टिकुलर प्रेशर कंडीशन में लंग्स में, या कोई भी अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है, अब ह्यूमन बॉडी के लिए तो हीमोग्लोबिन का रोल नहीं है, और चीजों के लिए भी, तो वो आर्टरीज से जब मूव करता है ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो मस्कुलर टिश्यूज में पहुंचता है, जहां पर को लोअर प्रेशर कंडीशन में क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करके वो हीमोग्लोबिन हमारा रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बन जाता है। फिर जो ये रिलीज्ड ऑक्सीजन है, जो यहाँ पर कोई हीमोग्लोबिन द्वारा छोड़ी गई, वो मस्कुलर टिश्यूज में जो पहुंची ऑक्सीजन, वो मायोग्लोबिन के द्वारा कैप्चर किया जाता है और ऑक्सी मायोग्लोबिन बनता है। जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, ऐसे ही ऑक्सी मायोग्लोबिन बनेगा। अब ये जो ऑक्सी मायोग्लोबिन बनेगा, जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, डीऑक्सी होता है, तो ऑक्सी में MbO2, Mb मतलब मायोग्लोबिन, ऐसी Hb होता तो हीमोग्लोबिन, ऐसे करके। तो जितना मैं बता रहा हूँ वही काफी ज्यादा है। अगर आप लोग बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये खाली बेसिक नॉलेज के लिए इतना बहुत है, बाकी फिर डिटेल में पढ़ते रहते हैं लोग। मायोग्लोबिन आर्टरीज से मूव करती है और टिश्यूज में रीच करती है, जहां पर को क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और डीऑक्सी मायोग्लोबिन बनाता है, जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं ऑक्सीजन के, हम लोग को पता ही है। डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों इक्वली बहुत ज्यादा रोल है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन कैरी कौन करता, और अगर मायोग्लोबिन नहीं होता तो क्या करता, टिश्यूज में उसका वर्क कौन करता, ऑक्सीजन को लेके रिलीज कौन करता टिश्यूज में, वहां जो आर्टरीज के द्वारा मायोग्लोबिन पहुंच रहा है हमारा टिश्यूज में, और फिर ऑक्सीजन हमको मिल ही नहीं पाती, तो दोनों का इक्वल रोल है। अब देखो, डिफरेंस भी है कुछ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरियर की तरह बिहेव नहीं कर सकता लो प्रेशर कंडीशन में। ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी था हमारे पास, मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में। जो हमारे पास हेनरी लॉ होता था, सॉल्यूशन चैप्टर होता है जो क्लास 12th में, तो बोलता है कि वो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैसेस की किसी भी एक सॉल्वेंट में। वैसे ही हीमोग्लोबिन तब जाके ऑक्सीजन कैरियर की तरह बिहेव करेगा जब प्रेशर की कंडीशन अच्छी हो, मतलब एप्रोप्रिएट प्रेशर कंडीशन हो। लेकिन लो प्रेशर हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर नहीं कर पाएगा। फिर हम लोगों ने मेटेलोपोरफायरिन के फंक्शंस भी देखे थे, वो पहले वाली वीडियोस में देखे।
फिर मायोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं, हाई प्रेशर हो लो प्रेशर हो, प्रेशर से कोई लेना देना ही नहीं है मायोग्लोबिन को। ये हो जाएगा हमारा। तो हीमोग्लोबिन को प्रेशर से फर्क पड़ता है, लो प्रेशर में वो काम नहीं कर पाता, लेकिन मायोग्लोबिन क्या करते हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर दोनों में वर्क कर लेते हैं। अब जो हीमोग्लोबिन है हमारे पास, उसका बहुत ज्यादा हाई मोलर मास होता है। क्यों होता है ये खुद ही आइडिया लगा सकते हो। हीमोग्लोबिन में 4 हीम यूनिट होती है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। लेकिन मायोग्लोबिन क्या होता है, मैंने कहा था एक मोनोमर की तरह बिहेव करता है हीमोग्लोबिन की। मतलब कि जब मायोग्लोबिन जुड़ेंगे 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 तो हीमोग्लोबिन बन जाए, ऐसा सपोज कर सकते हो आप लोग। तो 1/4 पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का। हम लोग ऐसी आइडिया लगा सकते हैं, जब 4 हीम यूनिट आपस में जुड़ रही है तब हीमोग्लोबिन बन रहा है। अब ऐसी मायोग्लोबिन की 4 यूनिट मिला के एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, तब जाके उतना मोलर मास बनेगा। ये था दूसरा डिफरेंस कि हीमोग्लोबिन का मोलर मास 4 टाइम्स से ज्यादा है किससे, मायोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन में 4 हीम यूनिट होती है, ग्लोबिन प्रोटीन के साथ अटैच्ड रहती है। लेकिन मायोग्लोबिन में एक ही हीम यूनिट होती है जो कि ग्लोबिन प्रोटीन के साथ अटैच्ड रहती है। ये कुछ डिफरेंसेस थे, और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मैं खाली शॉर्ट में बस चीजों को बता रहा हूँ। अब है हमारे पास बोहर्स इफेक्ट होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोहर्स इफेक्ट क्या बताते हैं बेसिकली, हम लोगों ने प्रेशर का इफेक्ट देखा कि हीमोग्लोबिन ज्यादा प्रेशर में वर्क करता है ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए, और मायोग्लोबिन को प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बोहर्स इफेक्ट बताते हैं कि पीएच की वैल्यू वेरी करने से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन से जो प्यार होता है, ऑक्सीजन जो जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ और मायोग्लोबिन के साथ, वो वेरी करता है, चेंज होता है पीएच की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के टाइम। क्योंकि हम लोगों को पता है अगर ह्यूमन बॉडी की बात कर ले, अब मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का रोल तो ऑर्गेनिजम्स में होगा ही, लेकिन अब अभी हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो ब्लड होगा वो एसिडिक बेसिक ऐसे हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक और बेसिक कंडीशन होंगी, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एसिडिक कंडीशन इस तरीके की रहती है। तो पीएच वैल्यू जहां जहां डिफरेंट होगी वहां वहां ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की डिफरेंट होंगी। तो जो वेरिएशन आता है ऑक्सीजन एफिनिटी का हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के साथ, पीएच के कम ज्यादा होने के साथ, एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल होने के साथ, तो उसको बोर्स इफेक्ट कहते हैं। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि बोर्स इफेक्ट को क्या बोलते हैं कि ऐसा इफेक्ट जिसमें क्या हो, पीएच का ऐसा इफेक्ट जिससे क्या हो, ऑक्सीजन टेक अप, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले या ना ले, या मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को कम ले ज्यादा ले, पीएच का ऐसा इफेक्ट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोर्स इफेक्ट बोलेंगे। तो इस पे आप लोग और चीजें भी ऐड कर सकते हो कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को किस पीएच में लेता है और किस कम पीएच में लेता है कि नहीं लेता है, एसिडिक में बेसिक में, और मायोग्लोबिन कम पीएच में लेता है नहीं लेता है, वो चीजें देख सकते हो आप लोग। वो मैंने यहाँ पर को बताया नहीं है। एसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट क्या क्या होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। एक एसेंशियल एलिमेंट वो होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे 30 एलिमेंट्स है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, जिनकी स्मॉल क्वांटिटी मिल जाए तो जरूरी है। और एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे मेटेलिक भी हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं। मेटेलिक कैसे हो सकते हैं, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिसके आयंस जो होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के प्रेजेंट रहते हैं हमारा किसमें, बायोलॉजिकल सिस्टम में। लेकिन इनको हम लोग क्या कहेंगे, बल्क एलिमेंट्स कहेंगे, जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन जो एलिमेंट्स जैसे आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, निकिल, जिनके आयन से थोड़ा कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इनको हम लोग ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये हर प्लांट और हर एनिमल के द्वारा सारे के सारे एसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो यही जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन और एनिमल्स के लिए, और लेकिन ये बैक्टीरिया के लिए उतना एसेंशियल नहीं है। कुछ प्लांट्स हैं जिनको क्या चाहिए होता है, एल्यूमिनियम, बोरोन और वेनेडियम चाहिए होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी को एल्यूमिनियम, बोरोन और वेनेडियम नहीं चाहिए होता है। और बायोलॉजिकल रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोडियम, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का और कैल्शियम का बायोलॉजिकल सिस्टम में। जैसे हम लोग देख सकते हैं बेसिकली सोडियम पॉजिटिव आयन का क्या रोल है ह्यूमन बॉडी में, क्या करता है, हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से सोडियम क्या करता है, आयनिक बैलेंस बनाता है
ब्लड प्रेशर और ब्लड का आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है और एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को। और अगर Na पॉजिटिव कुछ ज्यादा ही अमाउंट में ले लिया तो क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। और अगर सोडियम पॉजिटिव की कम हो गई अमाउंट तो हम लोग बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर में भी इफेक्ट पड़ता है। सोडियम पॉजिटिव क्या करता है, आयन जो है हमारा Na पॉजिटिव, वो एसिड बेस इक्विलिब्रियम भी बनाने में मदद करता है। और कुछ मेडिसिन है, जो मेडिसिन होते हैं जैसे नमक तो हम लोग को पता ही है, और कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती है जो NaCl में डिसॉल्व करके करी जाती है, फिर उसके बाद उसको ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और सोडियम हम लोगों को पता है हार्ट के फंक्शनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट रोल है के पॉजिटिव आयन के। अब ये यहाँ पर को उतना अच्छे से विजिबल नहीं है तो इसको छोड़ो, चलो रोल ऑफ के पॉजिटिव आयन सीधे यहाँ से देखते हैं हम लोग। जो पोटेशियम आयन है हमारा वो ज्यादातर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, जो इंट्रासेलुलर होगा मतलब सेल से बाहर का जो फ्लूइड होगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी पाया जाता है पोटेशियम आयन जो है। और पोटेशियम आयन मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, अगर आप लोगों को विजिबल नहीं है मुझे पता है ये वाला पॉइंट। के पॉजिटिव क्या है, हर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, एसेंशियल है। और ग्रीन एल्गी को छोड़ के ऐसे ही बोल सकते हो, ग्रीन एल्गी को छोड़ के के पॉजिटिव पोटेशियम पॉजिटिव हर किसी के लिए एसेंशियल है। ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाता है। और जो पोटेशियम है हमारा वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है सेल्स में, और सिंथेसिस करता है प्रोटीन की, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम जैसे। तो ये थे हमारे सोडियम और पोटेशियम के कुछ फंक्शन। बहुत सारी चीजें कॉमन भी है, जैसे ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है सोडियम और पोटेशियम, और एंजाइम्स के एक्टिवेशन में भी हेल्पफुल है। अब कुछ छोटी सी चीजें हैं, Mg2 पॉजिटिव आयन का क्या रोल है। मैग्नीशियम आयन क्या करता है, ये एलिमेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं और प्लाज्मा, इन सब चीजों में देख सकते हैं आप लोग। मैग्नीशियम इज एसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनिज्म। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन रेड सेल्स एंड इन प्लाज्मा, देन इन प्लाज्मा। रेड सेल्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और जो मैग्नीशियम आयन है वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट रहता है, हम लोग को पता है, तभी क्लोरोफिल को हम लोग मेटेलोपोरफायरिन कह रहे हैं। तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, अगर मैग्नीशियम होगा ही नहीं तो क्लोरोफिल नहीं होगा, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर ग्रीन प्लांट से सस्टेन कैसे करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है सन से, और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करवाता है। CO2 को CO2 को अपने अंदर लेगा प्लांट और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। वाटर को भी कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ऐसे करके भी देख सकते हो। और मैग्नीशियम क्या करता है, ATP के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंजाइमेटिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग ATP विद इन द सेल। अगर विजिबल नहीं है तो मैग्नीशियम फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद ATP विच इज रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग ATP विद इन द सेल्स। और बहुत सारे हमारे पास फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं जो मैग्नीशियम में बहुत ज्यादा रिच है, रिच सोर्स। अब लास्ट पॉइंट है हमारा, कैल्शियम का भी रोल है। तो फिर बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी खत्म ही हो जाएगी, यहाँ पर को ज्यादा कुछ है नहीं सिलेबस में भी, और इतना बहुत है बेसिक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ने के लिए। बाकी आप लोग गूगल से पढ़ सकते हो और बुक से ले सकते हो इसकी। कैल्शियम का तो हम लोग को वैसे भी पता है कि बोन्स का एक मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है और टीथ में प्रेजेंट रहता है, टीथ का भी मेजर कंस्टिट्यूएंट रहता है। कैल्शियम क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कैल्शियम आयन इज नीडेड टू ब्रिंग अबाउट ब्लड क्लॉटिंग। ये कुछ नहीं है, काट रखे मैंने। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयन का जो डेफिशिएंसी है वो क्या करवाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कैल्सिफिकेशन, अच्छा सॉरी, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डिजीज हो जाएंगी। अभी डिजीज का नाम मेरे को यहाँ पर कुछ विजिबल नहीं है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी क्या कराएगी, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बोन्स डिफॉर्मेशन हो जाएगा, बोन्स में डिजीज हो सकती है, टीथ का डिफॉर्मेशन मतलब टीथ अच्छे से ग्रो नहीं हो सकते, और बोन्स अच्छे से उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। और लेकिन अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा एक्सेस में हो गया तो उसका भी कुछ है, कैल्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं। और कैल्शियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्पफुल है, और स्केलेटल फॉर्मेशन हो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम के सोर्सेज की बात करी जाए तो डेयरी प्रोडक्ट हैं जैसे मिल्क वगैरह, एक्स एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें थी हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की।
अगर कुछ चीज विजिबल नहीं होती तो आप लोग मैंने सब पॉइंट्स ओरली भी आप लोग को यहाँ पर को बता रहा हूँ मैं, तब जाके आप लोग इनको भी नोट कर सकते हो और विजिबल हो ही जाएगा। इसको थोड़ा आप लोग देखोगे तो मैंने जहाँ पर को है नहीं विजिबल उसको भी बोला ही है। इसके साथ हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर को खत्म हो जाएगी और ज्यादा कुछ है नहीं इस पे। अब हो सकता है कि हम लोग का थोड़ा बहुत बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और भी चीजें हो सकती है, लेकिन वो जो सिलेबस में इस बार है वो इतना ही है। बाकी आप लोगों को पढ़ने तो बुक्स से पढ़ सकते हो, और फिर अगर बाकी आगे की अलग टॉपिक्स में वीडियोस आएंगी तो वो अलग बात है। और आप लोग प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, बहुत सारी है मैंने डाल रखी है, उनको देख सकते हो आप लोग। थैंक यू।